मैं हूं राना सलमान और आज हम बात करेंगे मोबाइल के हवाले से जो हर बंदे के हाथ में है, बनाम सरकार। ज़माना कबल में जब लोग एक दूसरे से हम कलाम हुआ करते थे तो उस वक्त लोग जो हैं वो चिट्ठियां लिखा करते थे, मगर जिस जिस तरह टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ और टेक्नोलॉजी में इजाफे के साथ ही इंसान ने जिद्दत पकड़ी और जिद्दत में मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो शुरू हुआ और आज मोबाइल जो है वो हर घर, हर बंदे, हर इंसान की जो है वो ज़रूरत बन चुका है। और इसके साथ साथ इस मोबाइल के अंदर जो है वो तमाम के तमाम फीचर्स अब ऐड कर दिए गए हैं जो कि इंसान इस वक्त कंप्यूटर पे यूज़ किया करता था, मगर अब मोबाइल से आप हर चीज़ कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मोबाइल के हवाले से कि मोबाइल जो है वो किस तरह लोगों के लिए काम आता है, किस तरह मोबाइल जो है वो यहाँ पर बेचा जाता है। इसके साथ साथ रिपेयरिंग के हवाले से भी बात करेंगे कि मोबाइल रिपेयरर्स जो हैं उनको क्या दिक्कतें पेश आती हैं और कस्टमर्स को वो कैसे सेटिस्फाई करते हैं। इसी हवाले से हम लोगों से बात करेंगे, लोगों से राय जानेंगे, दुकानदारों के पास जाएंगे। रहिए हमारे साथ। हम आ चुके हैं इस वक्त मोबाइल मार्केट में और ये मुल्तान की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पर मोबाइल जो हैं वो बड़ी तादाद में ख़रीदे भी जाते हैं, बेचे भी जाते हैं, रिपेयर भी किए जाते हैं। और इसके साथ साथ जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये दुकान साद मुनीर साहब की है जो कि एक इस दुकान के ओनर भी हैं और मोबाइल से उनकी वाबस्तगी जो है वो तब से है जब से मोबाइल जो है वो लॉन्च हुए थे, ये तब से इसी कारोबार से मुंसलिक हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि मोबाइल के हवाले से कि किस तरीके से मोबाइल जो है वो मार्केट्स में आया, किस तरह ये लोगों को फ़ायदा देता है। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि आप बड़े एक अरसे से मोबाइल के ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर मरकज़ में बैठे हुए हैं। ये बताएं कि मोबाइल हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद हुआ, कब इसका इन्वेशन हुआ और कब से पाकिस्तान में मोबाइल जो है वो हर एक आम बंदे की ज़रूरत बन। देखिए जी, मोबाइल तो इस वक्त ऐसे समझ लें कि आपकी बहुत ज़रूरत बन गई है, आपकी नीड है। इसने पूरी दुनिया को आपकी ना एक हथेली में बंद कर दिया है, कूज़ा कर दिया है। आप घर से बाहर निकलते हुए यही सोचते हैं कि यार मेरी कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। मोबाइल तो इस वक्त आपकी ज़रूरत बन गई है। आपको हर तरह के रिलेशन के लिए, हर तरह की लोगों से बिज़नेस की मालूमात के लिए, इवन के किसी दोस्त ने, अहबाब ने आपसे रब्ता करना है तो वो भी आपसे मोबाइल पे ही रब्ता करेगा। और मोबाइल स्टार्ट देखें, इस वक्त मोबाइल ना सिर्फ बिज़नेस चल रहा है, मोबाइल एक बहुत बड़ी मोबाइल की ये इंडस्ट्री बन चुकी है पाकिस्तान में। अच्छा ये बताएं कि पहले हमने बटनों वाले मोबाइल देखे, नोकिया के मोबाइल हुआ करते थे, मोटोरोला के मोबाइल हुआ करते थे, तो दौर हाज़िर के अंदर जिद्दत आई और टच स्क्रीन्स आ गई, फिर एंड्रॉयड हो गए। तो ये किस तरीके से लोगों के लिए फ़ायदा मंद हुआ और लोगों ने इसमें इंटरेस्ट क्यों शो किया? देखिए जी, टेक्नोलॉजी की जंग है, ये तो आगे टेक्नोलॉजी ने तो चलना ही है। सारी दुनिया सिमट गई है एक छोटी सी आपकी हथेली में। अब आप बिज़नेस से लेकर हर अपनी नीड को देख लें, वो सिर्फ आपकी एक छोटे से मोबाइल के अंदर दफन हो चुकी है। आप अच्छा ये देखें, अगर हम एक चीज़ को ये देख लें कि हमने ये भी देखा है कि अब इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। आपके कंप्यूटर हुआ करते थे किसी दौर में, कंप्यूटर भी अब वो समेट के इसी एक मोबाइल के अंदर आ चुके हैं। तो ये आवाम के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो रहा है या आवाम के लिए इसके नुकसानात भी क्या क्या है, क्योंकि जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ नुकसानात भी होते हैं। नुकसान तो ये है कि भाईजान, अगर जिस तरह ये फेक्स ऐप्स चल रही हैं, यानी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने नंबर्स पे ना फेक ऐप्स के ज़रिए ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फ़ेक ऐप से मेरी मुराद ये है कि जैसे ये बॉटिम और व्हाट्सएप कोई दूसरे अदर कंट्री के कॉन्टैक्ट्स पे बना लिया जाता है, फिर उससे फिर लोगों को हरासा भी किया जा रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग की जा रही है, लोगों को, यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ेक कॉल्स की जाती हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के काम कर रहे हैं जो गलत किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ कर कर इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि अब हम आ जाते हैं दुकानदारों के ऊपर कि आपके सामने तो बहुत से ऐसे लोग भी आते होंगे जो कि ख़रीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, तो उसमें कोई 2 नंबर मोबाइल भी आ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन PTA या चोरी किया हुआ मोबाइल। तो उसको कैसे टैकल करते हैं आप लोग, उसको कैसे देखते हैं? हमारी मार्केट में हमने एक रूल्स बनाया हुआ है सर। उसमें ये है कि हमें एक बुक तमाम शॉपकीपर्स को दी हुई है, उसमें तमाम कवायद व ज़वाबित हैं
जिसमें जो भी परचेज़र हमारे पास आता है सेट सेल करने के लिए, हम सबसे पहले उससे उसका जेन्युइन आईडी कार्ड देखते हैं। जेन्युइन आईडी कार्ड देखने के बाद उसका फिर सारा डाटा फिल किया जाता है। अगर आप कहें तो मैं आपको डाटा शो करवा देता हूँ। बाकायदा उसका फ़ोन नंबर लिया जाता है, थंब दिखाया जाता है। हमने ये भी देखा कि जब लोग जो हैं वो मोबाइल परचेज़ करने लगते हैं तो किस तरह की मुश्किलात देखने में आती हैं, किस तरह के लोग आपको टैकल करने पड़ते हैं? मोस्टली ऐसा है कि जी जो सेट आपको बगैर डब्बे के मिलता है मार्केट में, वो डेफिनेटली या तो चोरी शुदा फ़ोन होता है। और हमने तो अपने तमाम प्लाजे में तमाम शॉपकीपर्स को ये डेली उनसे इल्तिजा करते हैं कि आप बगैर डब्बे वाला सेट ना लें, क्योंकि बगैर डब्बे वाला सेट मोस्टली चोरी के ही होते हैं। बाकी जहाँ तक रहा नॉन पीटीए वाली बात, तो नॉन पीटीए वाले फ़ोन ठीक हैं, वो ये बाहर से फ़ोन आते हैं, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है नॉन पीटीए वाले फ़ोन में। हाँ, जो फ़ोन अपना ईएमआई चेंज होता है वो फ़ोन गलत है। अब जैसे बाहर से ये नॉन पीटीए वाले फ़ोन आते हैं, उनके लोग क्या करते हैं, मार्केट में आकर सॉफ्टवेयर वालों से उनके ईएमआई चेंज करवा कर उनको चला रहे होते हैं। फिर वो किसी पीटीए वाले फ़ोन का ईएमआई अपने फ़ोन पर चढ़वा लेती है आवाम, जिससे फिर जिसका पीटीए वाला फ़ोन है उसको भी प्रॉब्लम होती है, और जिसने ईएमआई चेंज किया है, जिस फ़ोन पर ईएमआई चल रहा है, उस फ़ोन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने ये भी देखा है कि लोग जो हैं वो चोरी वाले फ़ोन ले आते हैं, तो एक ऐप भी मुतारिफ़ करा दी गई है पाकिस्तान पुलिस की जानिब से, तो उसे वो ऐप कितनी कारामद है? बिल्कुल जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमारी हुकूमत की तरफ से जो ऐप इंस्टॉल की गई है, ये इस वक्त इसमें हुआ ये है कि हमारे जो मुतल्लिका इलाके का एसएचओ है, उसने बाकायदा आकर पूरी मार्केट से वो ऐप हर शॉपकीपर्स के मोबाइल पर एक्टिव करवाई है, और हमारा शॉपकीपर जब भी कोई मोबाइल परचेज़ करता है वो ईएमआई उस ऐप पर सेंड करता है। सेंड करने के बाद अगर वो उस ऐप के ज़रिए फ़ोन का पता लग जाता है कि ई गैजेट कर पता लग जाता है कि ये फ़ोन चोरी का है, तो डेफ़िनेटली हम उसी दौरान पुलिस यहाँ पर हमारे पास पहुँच जाती है और हमारे साथ बेहतरीन कोऑपरेट कर रही है। हम पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। आए दिन 2 या 3 फ़ोन हमारी मार्केट से जो भी ई गैजेट किए हुए होते हैं वो डेफिनेटली चोरी के फ़ोन होते हैं, तो पुलिस फौरी पहुंच जाती है। बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है पुलिस। अच्छा, एक मोबाइल किट्स भी आती हैं, एक तो डब्बे वाला मोबाइल होता है, एक मोबाइल किट्स आती हैं। लोग जो हैं वो इस चीज़ में मुगालता खा जाते हैं कि शायद ये कोई किट्स जो हैं वो चोरी शुदा ना हो, तो इन किट्स के हवाले से भी बताएं कि ये किट्स क्या होती हैं? देखिए, मोबाइल अभी जैसे गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ड्यूटी बंद की हुई थी, बाहर से इंपोर्ट मोबाइल नहीं हो रहे थे, तो इस दौरान बहुत सारा फ़ोन आया है स्मगल के ज़रिए, और स्मगल जो फ़ोन आया डेफिनेटली वो पीटीए से तो अप्रूव्ड नहीं था। उसमें फिर गवर्नमेंट लोगों ने क्या किए हैं, पैच फ़ोन करवा कर जो पीटीए वाले फ़ोन थे, पीटीए वाले फ़ोन के ईएमआई उसमें चेंज किए हैं, और उनको मार्केट दुकानदारों ने भी सेल किए हैं, और कुछ जो लोग बाहर से लेकर आए हैं फ़ोन, उन्होंने भी फ़ोन चेंज करवा कर सेल किए हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि ये पीटीए क्या चीज़ है, क्योंकि पीटीए बहुत लगा होता है कि जी बाहर से जो फ़ोन आएगा वो पीटीए अप्रूव कराए। पीटीए है क्या चीज़? पीटीए सर गवर्नमेंट की तरफ से एक तयशुदा ड्यूटी है, जिसको हमने हर फ़ोन पर, यानी 10,000 वाला फ़ोन है तो उसके हिसाब से उसका आपको गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स पे करना है, और एक फ़ोन जिसकी मालियत 3,70,000 है तो उसका पीटीए है 1,80,000। गवर्नमेंट ने ये जैसे इमरान खान की हुकूमत मार्ज़ वजूद में सर आई थी, उसी दौरान ये पीटीए स्टार्ट हो गया था। और तो अब ये पीटीए किस तरह करवाया जाता है और इसकी जो रकम है वो कैसे तय की जाती है? अब किसी के पास जिस तरीके से आपने अभी बताया 3,70,000 रुपये का उसका फ़ोन हो तो 1 लाख समथिंग उसका पीटीए बनता है, तो ये कौन डिसाइड करता है, कौन तय करता है कि ये अमाउंट होनी चाहिए? ये सर गवर्नमेंट ने एक अपना परफॉर्मा बनाया हुआ है, उस गवर्नमेंट की एक बाकायदा वेबसाइट है पीटीए की रजिस्टर्ड करने के लिए, और उन्होंने एक कोड दिया हुआ है जिसके ज़रिए आप नॉन पीटीए वाले फ़ोन को पीटीए करवा सकते हैं।
वो ऐप है जी *8484# आप मिलाते हैं, उसमें आपके लिए ऑप्शंस निकल आती हैं। वो ऑप्शंस आप क्लिक करते हैं, डेफिनेटली बहुत इजी है। वो ऐप यूज़ कर आप अपने फ़ोन का पीटीए, जो नॉन पीटीए फ़ोन है उसका आप इजीली टैक्स पे कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूटी बनकर आती है, एक ऑनलाइन ही होता है सारा सिस्टम। जी, आपने अभी बात सुनी कि पीटीए और नॉन पीटीए फ़ोन्स में क्या फ़र्क है, किट्स में क्या फ़र्क है, और साथ साथ दुकानदारों को किस तरह के मसाइल जो हैं वो दरपेश आते हैं और उसके लिए हुकूमत ने क्या इकदाम उठाए हैं। अभी मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं रिपेयरिंग लैब की शॉप पर और यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह के मोबाइल जो हैं वो यहाँ आते हैं और इसके साथ साथ किस तरह की मुश्किलात यहाँ पर पेश आती हैं लोगों को, और ये दुकानदार किस तरह उन मुश्किलात को हल करते हैं। इस वक्त मेरे साथ भाई मौजूद हैं। जी दोस्त, कितने अरसे से रिपेयरिंग का काम कर रहे हो? मुझे हो गए हैं तकरीबन 7 साल। तो 7 साल में किस तरह के मोबाइल देखे हैं कि सबसे ज़्यादा किस तरह के मोबाइल आपके पास सही होने आते हैं? देखिए, मुख्तलिफ़ फ़ॉल्ट के हिसाब से आते हैं, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह से मोबाइल ख़राब होता है। किसी का गिर के होता है, किसी का पानी में गिर के होता है, किसी का बिजली शॉर्टेज की वजह से होता है। सबसे पहले तो हम उसको खोलते हैं, उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उसको रखते हैं ताकि जो पानी उसमें जमा हुआ है वो निकल जाए। उसके बाद हमारे पास मशीनरीज होती हैं, उस पर लगा के चेक करते हैं। जहाँ हमें शॉर्टेज मिलती है वो क्लियर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो जाता है। अच्छा, इस पूरे स्पैन में कितना टाइम लगता है? कौन सा मोबाइल सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, या कितना ऐसा देखते हैं कि मोबाइल जो है वो यहाँ पर आपके पास जो लोग लेकर आते हैं कितनी देर में सही हो जाता है? देखिए, फ़ॉल्ट के हिसाब से है। मोबाइल ठीक होने में 10 मिनट में भी हो जाता है, किसी का मसला कुछ और होता है उसमें टाइम भी लग जाता है। बेसिक ये है कि 2-3 घंटे में सेट रेडी हो जाता है। अच्छा, किन किन मॉडल्स के मोबाइल जो हैं वो आप सही करते हैं, और आपको सबसे ज़्यादा हर्डल्स जो हैं वो किस मोबाइल के मॉडल्स में आती हैं? देखिए, हमारे पास सारे ही मॉडल्स आते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इंपोर्टेड मोबाइल्स के हवाले से, तो इंपोर्टेड मोबाइल्स के हवाले से ये बताइएगा कि जो लोग आपके पास सही करवाने आते हैं क्या उनके पार्ट्स आपको मिल जाते हैं? देखिए, क्योंकि इंपोर्टेड मोबाइल का पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। पार्ट्स मिल जाते हैं लेकिन हमें अवेल करवाने पड़ते हैं। वो फिर हम ऑनलाइन करवाते हैं, या जिससे हमारा पार्ट्स आ रहा होता है उसको कहते हैं, वो हमें अवेल करवा के देता है। उसमें टाइम लग जाता है, 2 से 3 दिन लग जाते हैं, हफ्ता भी लग जाता है। अच्छा, ये बताएं कि अब एक शख्स आपके पास मोबाइल लेकर आया है, और मोबाइल जो है वो सबसे ज़्यादा प्राइवेट चीज़ होती है किसी भी शख्स की, उसके अंदर उसका बड़ा प्राइवेट डाटा होता है, तो उसको आप किस तरीके से सिक्योर करते हैं? देखें, प्राइवेट डाटा हर कस्टमर का ही होता है। हम सिर्फ फॉल्ट ठीक करते हैं। हर किसी के मोबाइल पे लॉक लगा होता है, वो हम उससे नहीं पूछते, क्योंकि रिपेयरिंग के दौरान लॉक की ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, अगर आप पैनल वगैरह चेंज करवाने आते हैं, वो ऑन द स्पॉट ही ठीक हो जाता है। वो कस्टमर के सामने ही लॉक खोल के उसको चेक करवाते हैं, पैक करते हैं और वापस दे देते हैं। अच्छा, ये बताएं इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ आती हैं? इसमें मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ हैं। ओरिजिनल है, TFT है, IC वाला है, क्राउन है, डायमंड है, काफ़ी तरह की क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो कस्टमर्स हैं वो आपके पास जब आते हैं तो उनको तो इस चीज़ों का कोई आइडिया नहीं होता इतना कि मेरे मोबाइल में अब क्या चीज़ें हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो चुकी है उतने हम लोग एडवांस नहीं हुए अभी। तो ये किस तरीके से आप लोगों को इंश्योर कराते हैं कि जो क्वालिटी आप डाल रहे हैं ये A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है? देखिए, कस्टमर जो भी आता है पहले हम उसको बताते हैं क्वालिटीज़, फिर उसको सारी क्वालिटीज़ चेक करवाई जाती हैं। अगर कस्टमर कहता है ना कि हमें चेक करवाएं, पहले हम उसको चेक करवाते हैं, जो वो सिलेक्ट करता है वही लगाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि तमाम क्वालिटीज़ जो आती हैं उनमें प्राइसेस का भी ज़ाहिर सी बात है डिफरेंस होगा, तो वो प्राइसेस का डिफरेंस उसमें कितना होता है? प्राइसेस का डिफरेंट मॉडल के हिसाब से है। किसी में 1000, किसी में 1500, किसी में 3000, किसी में 5000, ऐसे डिफरेंस होते हैं प्राइसेस। अच्छा, ये बताइएगा कि LCDs के अलावा सब और कौन सी ऐसे गैजेट्स हैं और ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो कि मोबाइल में ख़राब हो जाते हैं जो आपके पास आते हैं? देखिए, मोबाइल में मुख्तलिफ़ ICs होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, आपके मोबाइल की स्विचिंग वगैरह करवाते हैं। LCD तो सिर्फ डिस्प्ले शो करवाती है, जो मेन काम है वो आपका है मदरबोर्ड का, उसमें काफ़ी तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हैं। उन कंपोनेंट्स को सही करने के लिए आपके पास कोई एक स्पेशल टूल होता है या कोई एक टेक्नोलॉजी होती है? किस तरह के इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ये मसला आ रहा है, ये इस तरीके से हल होगा।
टूल हों भी आपको सही ना करने हैं तो वो टूल किसी काम के नहीं है। सबसे पहले आपको नॉलेज हो कि ऐसे ठीक होगा, उसके बाद वो ठीक होते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि हमने पहले जब सेट्स होते थे तो उसमें पेचेस आते थे और देखा जाता था कि जी पेच जो है वो खुल गया तो सेट खुला हुआ हो गया। अब क्योंकि टोटल पैक सेट होते हैं उनको किस तरीके से खोला जाता है? देखिए अब ज़्यादातर मॉडल्स की ना डिस्प्ले उठता है, पहले उसका डिस्प्ले अलग होता है, फिर फ़ोन खुलता है। तो डिस्प्ले दोबारा लगने के बाद बहुत कम चांसेस है कि पता लगे कि फ़ोन ओपन है आपका। तो इस चीज़ को बचाने के लिए अगर कोई ऐसा कस्टमर भी आता है कि जो कहता है कि मेरा मोबाइल जो है वो खुला हुआ ना नज़र आए, तो इस चीज़ की क्या श्योरिटी आप उसे देते हैं कि आप किस तरीके से उसे पैक करके देते हैं? देखिए वाटर पैक सील्स आती हैं। अगर हमें कस्टमर कहता है कि हमारा फ़ोन ऐसा हो कि पता ना चले खुला हुआ है, तो उसके लिए वाटर पैक सील्स आती हैं। वो लग के दोबारा उस तरीके से पैक हो जाता है कि पता नहीं लगता कि कभी खुला भी था या नहीं खुला था। अच्छा, हमने मुख्तलिफ़ किस्म की LCDs देखी हैं, LEDs भी देखी हैं। तो जिस तरीके से टीवी अगर हम ले लें बात, तो टीवी के अंदर बहुत अलग अलग किस्म के पहले प्लाज्मा थे, फिर LCDs हुए, फिर LEDs हो गए। तो क्या इसमें भी कोई इस तरह की क्वालिटीज़ और वेरिएंट्स हैं? जी हैं, बिल्कुल हैं। इसमें TFT है, क्रिस्टल LCD है। इसमें बाकी जो एज मॉडल्स के हैं वो OLED है, फोल्डेबल है। इसमें भी हैं, काफ़ी तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे टीवी में है वैसे ही मोबाइल्स के काम में भी काफ़ी क्वालिटी। अच्छा, हमने एक चीज़ ये नोट की कि मुख्तलिफ़ इक़साम की LCDs जो थीं उनके पहले कहा जाता था कि जी एक ये जेन्युइन LCD आ गई या जेन्युइन बैटरी आ गई, और बाद में फिर वो चाइना कॉपियाँ बाहर मार्केट में बहुत आ जाती थी। तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाता है कि जो आप LCD लगा रहे हैं क्या वो वाकई ही जेन्युइन होगी? क्या जेन्युइन LCDs मिल जाती हैं? देखिए जो यूज़र्स होता है उसको पता होता है जेन्युइन और कॉपी में फ़र्क क्या होता है। जो जेन्युइन चीज़ होती है वो बोल के बताती है कि मैं जेन्युइन हूँ। सर किस तरह की LCDs होती हैं, किस इक़साम की LCDs होती हैं? सर LCDs होती हैं 3 किस्म की। एक होती है ये TFT, एक होती है LED और एक होती है AMOLED। इसमें ये होता है ये ब्रेक नहीं होती, इसकी यहाँ से स्ट्रिप ख़राब हो जाती है, हम स्ट्रिप रिपेयर करते हैं। LCD ग्लास टूट जाए इसका हम वो भी, मुख्तलिफ़ मशीनें होती हैं इनकी, और बाकी इनके भी हर चीज़ का ये काम होता है। बाकी हर चीज़ का मसला उसके हिसाब पे है। अच्छा ये बताइए कि TFT और AMOLED और ये जो आपने बताई है LCD, इसमें फ़र्क किस तरह पता चलता है? सर इसमें फ़र्क ये होता है, ये जो TFT होती है ना, इसको आप पीछे से ऐसे ओपन करेंगे ना तो ये कैमरे में आप देख सकते हैं, यहाँ इसके बल्ब लगे होते हैं, इसके 7-8 ये पर्दे होते हैं, ये बल्ब लगे हुए हैं। ये बल्ब की रोशनी सारी ऊपर जाती है तो ये TFT गिनी जाती है कि इसके अंदर ये पानी भी चला जाएगा, इसके अंदर तो धब्बे भी नज़र आएंगे। AMOLED LCD जो आपने बताई है, ये इसका क्या रेट है? सर अगर 1 लाख रुपए का फ़ोन है ना तो उसमें कम से कम 70,000 रुपये की LED है, तो ये LED उससे कम होती है, ये 25,000 रुपये की होगी अगर 1 लाख रुपये का फ़ोन होगा। तो अगर 1 लाख का फ़ोन निकालें, ये वाली LCD निकालें वो, तो ये होगी 2500, 3,000, हद 5,000 रुपये तक की। तो इस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है उनको। अगर हम तमाम फ़ोन्स के अंदर अगर यही लगा दिया जाए तो क्या ये कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा? सर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा कंज्यूमर को, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर एक टूटती है, इसके हम गिलास चेंज करने के कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये चार्जेस लेते हैं, और अगर इसकी स्ट्रिप ख़राब हो जाए तब भी इतने पैसे लेते हैं। तो ये LCD 1,25,000 से लेकर मिनिमम डॉट वाली LCD इसमें ज़्यादातर यूज़ होती हैं, वो 20,000 तक 15,000 तक की आती हैं बस। ये एजेस वाली -195 पे मशीन जाती है, ये गिलास बर्फ़ बन के नीचे उतर जाता है, फिर इसको हम क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद इस मशीन में रखते हैं। इस मशीन में ये 15 से 20 सेकंड इसमें जाती है, फिर एक दूसरी मशीन में जाती है, वहाँ जाकर इसका गिलास बिल्कुल बबल साफ़ होते हैं, फिर ये रेडी होती है, हम कंज्यूमर को देते हैं। तो ये क्या जो मशीनें हैं, तो ये मशीनें इसे हूबहू जेन्युइन तरीके से ही वापस चिपका देती हैं, या फिर उसमें भी इन मशीनों में भी क्यों फॉल्ट रह जाता है? सारी कुछ मशीनें होती हैं हल्की क्वालिटी की, ये वो, मगर हमने चाइना से मंगवाई हैं, ऑफिशियल बिल्कुल सारी ये वही हैं जो चाइना वाले यूज़ करते हैं। तो अगर इसी मशीन पे जो ये काम हम 15 सेकंड में ले रहे हैं, तो अगर हम लोकल मशीन में ये यूज़ करें तो कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे इस काम में, तो काम पे फिर देर होती है। बात की हमने मुख्तलिफ़ किस्म की जी LCDs हैं और LEDs हैं, AMOLED डिस्प्ले है जो कि सबसे महंगा डिस्प्ले समझा जाता है और कहा जाता है, और ये जो डिस्प्ले है ये सबसे महंगे तरीन फ़ोन्स में इस्तेमाल किया जाता है, और इसको भी अब पाकिस्तान में जो है वो रिपेयर किया जा रहा है, और फ़ोन्स जो हैं वो यहाँ पर रिपेयर हो रहे हैं। मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, मज़ीद लोगों की राय लेंगे, और मज़ीद जो है वो इसी हवाले से
हम बात करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आवाम की राय जानेंगे जो यहाँ पर बेचने आते हैं, उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो मोबाइल लेते हैं तब उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी भाई बताइएगा कि जब मोबाइल लेने आते हैं आप तो किस तरह की मुश्किलात देख रहे होते हैं? मुश्किलात तो यार यही है कि जब आप कोई चीज़ सेल करते हो तो उसमें मुश्किलात आती है आपको। उसमें ये है कि अब आप एक चीज़ लेके जा रहे हो 35,000 की, ठीक है, अगर आप उसे 2 दिन बाद या एक घंटे बाद भी सेल करने आते हो तो वो आपका 35 से नीचे आता है मौके के ऊपर ही। ये चीज़ थोड़ी सी है, इस चीज़ पे कंट्रोल किया जाए। बाकी ये है कि डब्बा पैक का जो सीन है पड़ा, उसका मतलब देखा जाए कि कस्टमर जितना हो सके डब्बा पैक ही ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा ये बताएं कि जब आप यूज़ मोबाइल लेने आते हैं तब क्या आप लोग चीज़ देखते हैं और दुकानदार आपको किस तरह ट्रीट करते हैं? जब परचेजिंग का टाइम आता है तो एक अच्छा बिहेव होता है, ठीक है, और जब मतलब कि आप सेल करने की सूरत हाल में आते हो तो चीज़ें उस तरह से नहीं होती जिस तरीके से आप माइंड लेके आते हो अपना, तो चेंज होती हैं काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, मज़ीद लोगों के पास जाते हैं। जी दोस्त ये बताएं कि आप मोबाइल जब ख़रीदते हैं तो दुकानदारों की किस तरह के बिहेवियर का सामना करना पड़ता है? पहले मोबाइल्स महंगे थे, अब कंपनी के मॉडल्स कम हुए हैं। अभी पिछले दिनों भी मार्केट की वैल्यू कम हुई है, रेट कम हुआ तमाम मॉडलों के भी। जो पहले मोबाइल 30,000 रुपये का था आज वो मोबाइल 28,000 रुपये का हो गया, मतलब 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ गया मार्केट में ना। अच्छा तो जब आप लेने आते हैं मोबाइल तो जब ये 2-3 हज़ार रुपये का जो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट में कोई ओपन तो करता नहीं है, तो क्या ये लोग ढके छुपे तरीके से वही मोबाइल आपको बगैर डिस्काउंट दिए भी फ़रोख्त करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, पर जब मार्केट वैल्यू शॉर्ट होती है, जैसे मोबाइल शॉर्ट होता है, फिर इनवाइस से भी 2-3 हज़ार रुपये ऊपर हमें लेना पड़ता है। मज़ीद शहरियों से बात करते हैं जी। और इस वक्त एक और शहरी जो है वो आए हुए हैं यहाँ पर मोबाइल को सेल करने आए हैं। बिल्कुल मोबाइल। अच्छा ये बताएं कि जब आप मोबाइल सेल करते हैं तो दुकानदारों का किस तरह का रवैया होता है? कुछ तो दुकानदार होते हैं मतलब कि उनका रवैया बिल्कुल अच्छा होता है, और कुछ जो मतलब कि जिनका काम नहीं होता, आजकल कारोबार के हालात आपके सामने हैं, कुछ दुकानदार होते हैं उनका रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं होता कस्टमर को, जो बात है। और आजकल वैसे भी जो हम एक चीज़ 70-70 हज़ार रुपये की हमने ली हुई है, अब वो चीज़ हुई पड़ी है 40 हज़ार रुपये की, तो हमें इसमें भी लॉस हो रहा है। चीज़ लेते हुए भी लॉस होता है, देते हुए भी लॉस होता है। अच्छा ये बताएं कि जब हम मोबाइल ख़रीदते हैं तो हमें ख़ास तौर पर यूज्ड मोबाइल, तो हम ये देखते हैं कि उसमें कई ऐसे फॉल्ट होते हैं जो कि छुपा दिए जाते हैं और उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद नज़र आते हैं। तब आप जब दुकानदार के पास वापस आते हैं तो तब क्या रिएक्शन होता है दुकान में? रिएक्शन तो यही होता है, हम कहते हैं कि हमारा फ़ोन रिटर्न हो जाए, लेकिन दुकानदार चाहता है कि ये यूज़ करे और इसको मतलब कि वापस जब वो करते हैं तो वो कटौती करते हैं 10%, 15%, जो कटौती मुनासिब होती है वो करके ले लेते हैं दुकानदार। अच्छा एक चीज़ हमने ये भी देखी कि जब हम मोबाइल बेचने जाते हैं तो हर दुकानदार जो है वो अलग अलग रेट लगा रहा होता है, तो ये रेट का फ्लक्चुएशन क्यों देख रहे हो? हर बंदे की अपनी रोज़ी है, वो कहता है हमें कम से कम रेट पे मिल जाए। मैं कहूँगा कि मुझे ज़्यादा रेट मिल जाए, दुकानदार कहेगा मुझे कम रेट पे मिल जाए। इस वजह से कस्टमर पूरी मार्केट विजिट करता है। हर बंदा जो है वो अपना फ़ायदा सोच रहा होता है और फ़ायदे के अंदर जो है वो नुकसान जो है वो ग्राहक का हो रहा होता है, और ग्राहक जो है वो भी इसी चक्कर में होता है कि मेरी चीज़ जो है वो फ़ायदे में निकल जाए। मज़ीद कस्टमर से पूछते हैं। दोस्त बताएं कि जब आप मोबाइल ख़रीदने आते हैं या बेचने आते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर मुश्किलात तो कोई नहीं, देखे ना आप जितना मतलब कि यहाँ पे ये मार्केट में हिसाब किताब है कि अगर आप कोई चीज़ लेने आए हैं ना, तो अगर आप किसी ताल्लुकात की बेस पे आते हैं ना तो आप वेल एंड गुड है, ठीक है। यहाँ पे पैसे मैटर नहीं करते, यहाँ पे ताल्लुक मैटर करता है। अगर आप किसी अच्छे अपने जानने वाले से लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। वैसे काफ़ी सारे दुकानदार ऐसे हैं जो बहुत मतलब कि अच्छी चीज़ देते हैं, जो फेयर काम करते हैं, लेकिन चंद ऐसे हैं जिनको ये होता है कि यार हमने चीज़ निकालनी है, आगे कस्टमर जो मर्ज़ी है उसको पेल दिया एक बार चीज़ वो दे देनी है हमने, वो चाहे अच्छी है बुरी है वो बताना नहीं है। फॉल्ट वगैरह की सूरत में ना अगर आप किसी जानने वाले से लेते हैं, एक तो आपको मुनासिब कीमत मिल जाता है, अगर आपको 500,000 ज़्यादा भी भरना पड़ जाता है लेकिन आपको चीज़ बेहतर मिल जाती है। लेकिन अगर बगैर किसी रेफरेंस के लेते हैं तो आपको ना चीज़ के अंदर फॉल्ट की सूरत में ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान करना पड़ता है। अच्छा रेफरेंस अब ना हो, मैं एक मिसाल के तौर पर एक आम शख्स आता हूँ और एक मोबाइल जो है वो मैं एक आम दुकानदार से ख़रीदता हूँ
और खुदा ना खास्ता उसके अंदर फॉल्ट निकल आता है, तो दुकानदार के पास जब हम वापस जाते हैं तो उसका रवैया क्या होता है? वो रवैया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो फॉल्ट पहले से होता है ऑलरेडी, दुकानदार को पता होता है, तो उसके ऊपर वो उसका रवैया जो होता है ना नॉर्मल होता है। उसको पता था कि यार मेरी चीज़ में ऑलरेडी फॉल्ट था, मैंने जो है ना गलत चीज़ दी है, लेकिन उसके ऊपर भी वो आपकी जो है ना पैसे कटौती करके ही वापस रखता है। लेकिन अगर उसको पता होता है कि यार मेरी चीज़ बिल्कुल ओके थी और इसने बाद में मतलब लेने के बाद कोई फॉल्ट आया उससे आया, तो वो उसका रवैया जो है ना समझ लें कि आउट ऑफ कंट्रोल होता है। जाहिर सी बात है जब उसने चीज़ सही दी है। बाकी जो है ना अगर नहीं होता कोई यहाँ पे रेफरेंस वाला, तो मार्केट विजिट करके जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, घूम के चीज़ लें तो वो बेहतर रह जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा चीज़ को देखता है उतना नॉलेज बढ़ता है, तो बंदा उस तरह चीज़ ले सकता है। जी, मार्केट को घूम के जो है वो बेचना चाहिए, और बेचते हुए जो है वो ये ख्याल करना चाहिए कि दुकानदार जो है वो कस्टमर को ओरिजिनल चीज़ दे, बता कर दे। अगर कोई उसमें फ़ॉल्ट है तो फ़ॉल्ट बता कर दे। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे कि मोबाइल आप बेचने आ रहे हैं या ख़रीदने आ रहे हैं, किन मुश्किलात को सामना करना पड़ रहा होता है? मोबाइल लेने आने और बेचने, पहले तो रेट्स का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अप डाउन चलता है, क्योंकि कभी रेट्स अप हो जाते हैं, शॉर्ट होता है मार्केट में। माफिया जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन चुका है। यानी कि आप मोबाइल लेने आते हैं, एक मोबाइल आप बिल 50 का लेके गए हैं, तो उसकी अगर थोड़ा सा रनिंग ज़्यादा हो गई है तो माफिया में वो आपको 10-10 हज़ार रुपये इनवाइस से ऊपर मिलता है। इसके अलावा किट्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद नॉन पीटीए, पीटीए, और कौन कौन से मसाइल हैं जो कि एक आम शहरी जो है वो इस मार्केट में आके बेयर करता है? सर देखिए ना कि पीटीए टैक्स जो था उससे पहले जब रिलैक्सेशन थी तो बाहर से भी फ़ोन जो आते थे अच्छी कंपनीज़ के, वो हम यूटिलाइज़ कर सकते थे। ठीक है, जब से पीटीए का ये टैक्स अलाउ हुआ है तकरीबन आई थिंक 3-4 साल तो हो गए हैं इसको, तो डब्बा बैग तो चलो ठीक है, वो पीटीए होता है। गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि पाकिस्तानी जो कंपनीज़ हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं है। हाँ जी, आपने कस्टमर्स की राय जानी कि किस तरीके से यहाँ पर कस्टमर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि अवाम की जो मुश्किलात हैं उनका अजाला करे। दुकानदारों को भी चाहिए कि ईमानदारी से वो अपने कस्टमर्स को चीज़ जो है वो फ़रोख्त करें, ताकि एक ईमानदार और अच्छा कारोबार जो है वो चला सकें। और इसी के साथ हम लेंगे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आ चुके हैं पाकिस्तान के बड़े इंपोर्टर्स में शुमार इनका होता है, और इसके साथ साथ मुल्तान के ये वाहिद इंपोर्टर हैं, और सबसे बड़े इंपोर्टर मुल्तान के और जनूबी पंजाब के हैं, जो कि एलसीडीज़ और स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो ख़ुद इंपोर्ट करते हैं। उनसे बात करेंगे कि इन लोगों को क्या मसाइल दरपेश हैं कि इंपोर्ट के अंदर। क्या सर बताएं कि किस तरह के मसाइल आपको दरपेश आते हैं इंपोर्ट करने में? इसमें काफ़ी सारे मसाइल तो आते हैं, तो असल में जो है इसमें चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट लेवल की तरफ से हैं कुछ चीज़ें, कुछ एजेंट की चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट अगर ले तो ये मज़ीद बेहतर हो सकता है, और दिन ब दिन जो है इसमें गवर्नमेंट के लिए काफ़ी जो है ना फ़ायदे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आप जनूबी पंजाब के वाहिद इंपोर्टर हैं और सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, तो आप किस तरह की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं? ये हमारा तो ज़्यादातर ये होता है कि एलसीडीज़ जो है ना हम वो बाहर से मंगवाते हैं, तो उसमें जो है वो चाइना मेन चीज़ है, और चाइना से ही जो है ना वो हर चीज़ जो है वो बन के आती है। उनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो ए माल भी है, बी माल भी है, सी माल भी है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो चाइना ही जो है ना बनाता है। इसमें एक चीज़ें है कि आईफोन के पार्ट्स जो है ना वो ओरिजिनल नहीं आते, बाकी हर कंपनीज के जो पार्ट्स हैं वो ओरिजिनल आ जाते हैं। अच्छा सर, आईफोन की अगर बात हो ही गई है तो फिर आईफोन के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि आईफोन एक स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है हमारे यहाँ पर, और एक जो अमीर तबका है, एक ख़ास तबका है, वो आईफोन परचेज़ करता है। तो हमने ये देखा है कि हमारे हमसाया ममालिक में आईफोन ने अपना पूरा एक ब्रांड लॉन्च किया हुआ है ऑफिशियली। पाकिस्तान में ऐसी क्या वजह है कि आईफोन जो है वो यहाँ पर लॉन्च नहीं हुआ? सर देखिए, उसमें ना मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट लेवल पे जो ना इंटरेस्ट की बात है। अब ये आईटी स्टोर देते हैं, वो दुबई में भी है, अब इंडिया में भी बन गया है, वो अंबानी जो आजकल बड़ा मशहूर हुआ है,
उसने, तो वो मतलब है कि उधर बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, शायद वो इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ में, लेकिन हमारे बिजनेसमैन इंटरेस्ट नहीं लेते। पाकिस्तान में IT स्टोर का मतलब होना का मतलब ये है कि बहुत बड़ा बिजनेस जो है ना आप इसमें किक बना सकते हैं, तो वो एक लिंक्स हैं। अब मतलब है कि आईफोन एक ऐसी कंपनी है जो मेरे ख्याल में वर्ल्ड की कोई नंबर 1 कंपनी में समझता हूँ कि जिनका इतना जो है वो आईफोन सेल होता है, तो उसके साथ डील करने के लिए भी ज़ाहिर बात है कोई कौमती लेवल पे बंदा जाएगा या कोई इतना बड़ा जो है वो इन्वेस्टर जाएगा जो उनसे डील कर सकता है। जब ज़ाहिर बात है उन्होंने भी अपनी प्रोडक्ट बेचनी है ना, तो उनको भी बिजनेस चाहिए। जब यहाँ पर कोई सिंसियर होगा या कोई इस लेवल का इंसान होगा तो जाके उनसे डील करेगा, तो ज़ाहिर बात है वो यहाँ भी IT स्टोर देंगे। जब IT स्टोर पाकिस्तान में बन जाता है तो उसके जो फ़ायदे हैं वो आप फिर उसके बाद देखिएगा। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है कि LCDs जो हैं उसकी बात कर लेते हैं कि LCDs जो हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट होती हैं, तो आप इस वक्त पाकिस्तान में किस कैटेगरी तक की LCD जो है वो इंपोर्ट करते हैं? सर इसमें जो है ना पाकिस्तान ना एक मतलब है कि मैं समझता हूँ कि इस पर कैपेसिटी जो है ना वो लोएस्ट मोबाइल की ज़्यादा है। मतलब है कि जो 20 से 25 हज़ार जो 30 हज़ार की रेंज का मोबाइल है ना उसकी सेल सबसे ज़्यादा, लोगों की कैपेसिटी भी जो है वैसी है। बाकी जो आईफोन है वो 3 लाख 4 लाख, एक तो वो इम्पोर्ट होकर आता है, ठीक है ना, तो वो लीगल भी नहीं आता, ठीक है ना, तो उसमें जो है वो चीज़ें जो है ना वो बड़ी वो है। अगर वो लीगलाइज हो के आईफोन पूरे पाकिस्तान में फैला दिया जाए तो उसमें जो आवाम को जो PTA के टैक्स के तौर पे आप लेते हैं वैसे ही आप उस पर टैक्स लगा दिया जाए तो वो PTA की एक वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन LCDs में जो है ना वो पाकिस्तान में जो लोगों की पेइंग कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। 25 से 30 हज़ार की सेट का रेट्स जो बिक रहा है सबसे ज़्यादा, तो उसी के मुताबिक जिसका बिक रहा ज़्यादा उसकी LCD भी ज़्यादा बिकती है। तो इस हिसाब से जो है ना आप जो है ऐसा एक यूनिट हमारे पाकिस्तान में लग जाए जो मतलब है कि 1000, 1500, 2000 रुपये की रेंज की LCD होती है, इस रेंज की LCD बनाना शुरू कर दे पाकिस्तान। मतलब है कि बहुत बड़ी एक लेबर खप सकती है आपकी। उसमें यह है कि एक चीज़ है कि LCD के अंदर ना 3-4 चीज़ें हैं। एक उसका गिलास है, एक उसका लाइट पेपर है, एक उसका स्ट्रिप है, एक उसका अंदर आइसिंग है। अब वो सारा कुछ अरेंज करना करके फिर वो आपको ये नहीं है कि वो एक जगह से मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए वो हमें इसको सुनने में आता था कि IC शॉर्ट हो गया, IC जो है ना अमेरिका से मिलेगा, कोई IC जो है वो किसी और मुल्क से मिलेगा, पेपर जो है वो उसकी प्रोडक्शन रुकी हुई है। तो ये चीज़ें सब मिल के वो प्रोडक्शन होती है, वो फैक्ट्री में पहुंचती है, फिर वो एक जगह पे प्रेस होती है, बनती है, फिर उसके बाद वो पैकिंग में मढ़ाइल हैं, वो काफ़ी जो है ना वो लेबर जो है इस पर खप सकती है। पाकिस्तान हम एक खुशकिस्मत इंसान है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। क्यों? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ना एक 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो है, क्योंकि एक मुल्क है ना जिसमें आबादी 20 लाख 25 लाख की है, तो उसमें आप क्या बिज़नेस करेंगे? 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में कोई बिज़नेस किया जाए तो वो उसको सिर्फ रिसोर्स दिए जाए, हुकूमत उसको हेल्प करे, तो वो पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन जो है ना ऊपर जा सकता है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने के दौरान आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये बताइएगा कि इसके साथ साथ कि उन मुश्किलात को हल किस तरह किया जा सकता है ताकि जो कि एक बरसर रोज़गार बंदा जो है वो एक हेल्दी लाइफ जो है वो यहाँ पे गुजार सके, एक हेल्दी वेल्दी लाइफ। देखें, बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन हमारे, अब देखें मैं समझता हूँ कि आप एक चीज़ लीगलाइज कर रहे हो ना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी एक मुश्किल बना दी जाती है कि उसमें जो है ना वो आम बंदा जो है ना उस तरफ उसको ये जाना है, वो जाना है, ये करना है, वो चीज़ है, ये ख़त्म है, यूँ कर दो, वो कर दो। अदरवाइज़ जब एक एजेंट के पास जाते हो ना आप, तो वो कहता है जी सब कुछ ठीक है, ये मेरे ये पैसे हैं, ये चीज़ें हैं, वो ईजी टू वे रखा हुआ है। अगर आप एक लीगलाइज चीज़ को ईजी टू वे रखेंगे तो कौन एजेंट के पास जाएगा? तो इन एजेंट्स माफिया को ख़त्म करने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम उठाने चाहिए? सर, हुकूमत को एक ना आम बंदे की रसाई होनी चाहिए। मतलब एक आम बंदों को रसाई होनी चाहिए कि एक मतलब कि अमला हमारा जो है, जो भी सरकारी अमला जहाँ भी जिस भी पोस्ट पे बैठा हुआ उसकी सुनाई होनी चाहिए। लेकिन इजी टू वेट वही है ना कि भाई आपका काम, अगर आप लीगलाइज हो, आपके पास पेपर लीगल हैं, आप बनवा के उसको आपको पता हो गया ये मैंने अमाउंट भेजनी है तो ये मेरी इजी टू वे जो है ना, चाइना का एक ऐसा बैंक यहाँ पर बन जाए
कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हम उसको पैसों में ही जो है ना उसको यहाँ अमाउंट उसके बैंक में डाल दें, वो वहाँ से प्रोडक्ट हमें भेज दे, ठीक है। ऐसे कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो बाहर मैं समझता हूँ कि हमारी जो है 80% चीज़ें जो है ना वो चाइना से आ रही हैं। आप किसी भी चीज़ को उठा कर देख लो, वो कहेगा वही मेड इन चाइना। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि चाइना से यहाँ पर इंपोर्ट करने में कौन कौन से बैरियर्स हैं और कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जहाँ से यहाँ पर इंपोर्ट होता है? सर एक तो बाई सी है, एक बाई रोड है, एक बाई एयर है। बाई सी जो है वो गवर्नमेंट अक्सर जो है ना पिछले 2-3 सालों से वो डिस्टर्ब है, ठीक है ना। बाई सी पे जो है ना 45 डेज़ जो है ना वो लगते हैं, एजेंट जो हमें बताते हैं, लेकिन उसमें जो है ना वो कई चीज़ें जो है ना वो कार्गो कॉस्ट कम होती है, तो जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में कम रेट में सेल होती है। और सबसे हैवी जो कार्गो है वो बाई एयर की लगती है, उसके बाद बाई रोड की लगती है, उसके बाद बाई सी की लगती है। आप के स्टोर के अंदर चलते हैं और स्टोर के अंदर विज़िट करवाएं हमें, और हमें प्रोडक्ट्स का भी ज़रा इस तरह पता चल जाएगा कि किस किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अब ज़रा कुछ बताइएगा कि किस तरह का यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, ये सारी कौन से प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं? ये इसमें ज़्यादातर जो है ना वो खपत जो है ना पाकिस्तान में LCDs की है। ज़्यादा LCDs जो है ना कि स्मार्टफोन है, ये गिरता है तो उसको ज़्यादा LCD ही सूटती हैं, तो इसमें LCDs की ज़्यादा खपत है। उसके बाद जो है उसका गिलास है, जो गिलास होता है ओसिया गिलास होता है, फिर उसके जो कैमरेज होते हैं, फिर वो चार्जिंग स्ट्रिपें हैं, छोटे मोटे पार्ट्स में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ये बताइएगा कि LCDs के हवाले से तो ये समझ आता है, मगर बैग्स और बॉडीज़ के हवाले से क्या यही चीज़ इम्प्लीमेंट है कि अगर एक दफ़ा किसी की बॉडी टूट जाती है या सेट डैमेज हो जाता है थोड़ा सा तो बॉडी वाइज, तो क्या उसे वो वही चीज़ ओरिजिनल कंपनी की अवेल हो सकती है? सर जी, इसमें मैंने बताया ना कि आपको इस वक्त पाकिस्तान में जो कंपनीज काम कर रही हैं वो लीगल कंपनी हैं, उनकी जो है ना फ्रेंचाइजी पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनकी लैब्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, और इनका जो लैब्स पे आप जाते हैं तो इनका ओरिजिनल प्रोडक्ट भी आपको मिलता है। लेकिन आईफोन के अलावा पाकिस्तान में, क्योंकि आईफोन का कोई IT स्टोर ही नहीं है, तो वहाँ पर जो है आपको ओरिजिनल पार्ट्स उनके स्टोर से ही मिलेगा ना। तो वो बाकी अदरवाइज़ जो है चाइना भी बनाता है, लेकिन चाइना की फैक्ट्री का जो मेड है ना वो जितना भी अच्छी बना ले तो वो A+ भी बना ले, लेकिन वो ओरिजिनल कहलाने के काबिल तो नहीं होगी ना। तो जितना भी अगर उसके बिल्कुल एक्यूरेट ही बना लेंगी, लेकिन मार्केट उसको ओरिजिनल की निगाह से नहीं देखेगी। उसकी एक वजह है, उसमें एक वो फ़र्क है कि उसको कंपनी ने तो नहीं बनाया ना। हाँ जी, आपने खालिद भाई की बात सुनी, आपने शॉपकीपर्स की भी बात सुनी, आपने रिपेयरर्स का भी मसाइल देखे कि यहाँ पर किस तरह से लोगों को धोखा भी दिया जाता है, और उसके साथ साथ जो दुकानदार हैं उनको क्या मसाइल पेश आते हैं। 2 नंबर मोबाइल जो होते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, उस हवाले से भी आपने जाना कि दुकानदार उसे किस तरीके से टैकल करते हैं। और इसके साथ साथ हमने सबसे बड़ी चीज़ ये देखी कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान में इंपोर्टर्स के हवाले से अगर पॉलिसीज़ को नरम किया जाए तो एक अच्छा कारोबार जो है वो भी लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हुकूमत कुछ पॉलिसीज़ में तब्दीली करके यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगा दे इस हवाले से, तो वो भी जो है वो यहाँ पर जो लोग हैं उनको कारोबार और उनको नौकरियाँ जो हैं वो फराहम की जा सकती हैं। अपने मेज़बान राना सलमान को इजाज़त दें, टीम बनाम सरकार के साथ। अल्लाह निगहबान।